जी। अच्छा जी, तो डियर स्टूडेंट्स, हम अनफेयर लेबर प्रैक्टिसेस बाय वर्कमैन यानी कि एम्प्लॉय की अनफेयर लेबर प्रैक्टिस करता है। अब मैं इसकी एक एग्जांपल देना चाह रहा हूँ आपको, वो सुनिएगा। अब इसमें एग्जांपल में क्या होता है कि लेट्स सपोज एक बंदा है जो कि नया नया अभी भर्ती हुआ है इदारे में, और वो गैर सियासी आदमी है, और वो किसी भी किस्म की जो है ना पॉलिटिक्स का हिस्सा नहीं बनना चाहता। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सियासत से हमेशा अपने आप को दूर रखते हैं, लेबर यूनियन और इस तरह के मामला से वो दूर रखते हैं अपने आप को। वो अल्लाह मियाँ की गाय होते हैं, और वो सिर्फ ये चाहते हैं कि बस उनको महीने की तनख्वाह मिलती रहे, वो घर जाएं, वो खर्च हो जाए, वो फिर आए, उनको फिर तनख्वाह मिले, वो फिर खर्च हो जाए। वो अपनी सीधी सीधी जिंदगी गुजारना चाहते हैं। अब लेट सपोज ऐसा एक बंदा है जिसका नाम है जी अरहम, उसकी जॉब लग गई। अब उसकी जॉब लग गई, वो लोगों ने बोला कि आओ भाई हमारी यूनियन का हिस्सा बनो, और इसने अपनी यूनियन का हिस्सा बनने से मना कर दिया। अब लोगों ने देखा कि यार ये तो हमारी यूनियन का हिस्सा नहीं बन रहा, तो इसको दो ही ऑप्शन दें, या तो ये इदारा छोड़ के भाग जाए, या तो ये हमारी यूनियन का हिस्सा बन जाए। अब इसको ऐसे कैसे प्रेशराइज किया जाए कि या तो ये हमारी यूनियन का हिस्सा बने, या ये इदारा छोड़ के भाग जाए। तो उसके लिए उन्होंने क्या किया, उसके लिए उन्होंने ये किया कि भाई मिसाल के तौर पर वो सामने से अरहम आ रहा है, एक और बंदा गया, उसे जबरदस्ती टकराया। जबरदस्ती टकरा के बोला क्यों भाई तुमने मुझे टक्कर क्यों मारी, और उसको पीट दिया उड़ा के। ठीक है ना, वो मोटरसाइकिल पर आता था, मोटरसाइकिल की पंचर कर दिया, कार्बेटर गायब कर दिया। यानी इस तरह से उसको इमोशनली और प्रेशराइज किया जाएगा कि वो किसी भी सूरत में या तो ये नौकरी छोड़े या तो वो हमारा हिस्सा बन जाए। वो पूछेगा भाई मुझे क्यों इतना तंग किया जा रहा है, तो फिर उसको बोला जाता है कि भाई या तो तुम हिस्सा बन जाओ हमारा, या तो तुम इस इदारे से जा सकते हो। तो ये एक बहुत ही सीवियर किस्म की अनफेयर लेबर प्रैक्टिस जो है वो होती है इसके अंदर। ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद है इंटिमिडेट एनी पर्सन टू बिकम और रेफ्रेन कंटिन्यू और सीज टू बी मेंबर ऑफिस ऑफ ट्रेड यूनियन। कि भाई वो या तो किसी को जबरदस्ती बनाना, या किसी को जबरदस्ती धकेल देना कि तुम इसका हिस्सा नहीं बनोगे। induce or by intimidation conferring any advantage on any person from refraining ceasing to be a member or office of the trade union। यानी कि किसी को भी कोई एडवांटेज दिया जाए या डिसएडवांटेज दिया जाए कि अगर तुम इस यूनियन का हिस्सा बनोगे ये फायदा होगा, नहीं बनोगे तो ये नुकसान होगा, अब तुम्हारे हाथ में। ठीक है, यानी कि कंपेल करना, कंपेल द एम्प्लॉयर टू एक्सेप्ट एनी डिमांड by using intimidation, coercion, pressure, threat, injury, disconnection of power, disconnection of water, power, telephone facilities और such other methods। भाई क्या हुआ, अब ना इनकी कॉलोनी होती है, जैसे स्टील टाउन है, कॉलोनी है, और दीगर ऐसी कॉलोनीज हैं जहां पर सारे एक ही जगह जॉब करने वाले लोग सब एक साथ रहते हैं। ठीक है ना। अब वहां पर उसको वो लेबर यूनियन का हिस्सा नहीं बन रहा या ट्रेड यूनियन का हिस्सा नहीं बन रहा। अब उसका क्या किया, उसकी टेलीफोन काट दिया, बिजली काट दी, गैस काट दी, उसका कनेक्शन पानी का काट दिया, उसके घर में गटर भरना शुरू हो गए। ठीक है ना। उसके घर में लड़कियां थी, उनको मतलब छेड़ दिया रास्ते में किसी ने, और उसके बेटा था तो उसको मारा पीटा। समझ में आ रही। अब इस तरह से जब सब कुछ होगा तो जाहिर है कि वो उस पर प्रेशर कितना बिल्ड हो जाएगा, आप सोच लें। वो यानी कि ऐसा भी हो जाता है जब इस तरह की हरकतें होती हैं तो बंदा खुदकशी के बारे में सोचने लगता है, सुसाइड के बारे में सोचने लगता है। तो इस सिचुएशन में क्या करना है, उसको सपोर्ट करना है, ये इसमें कहा गया। लास्ट एक commence, continue, instigate or incite others to take part in or expend or supply money to otherwise act in furtherance or support an illegal or a go slow। कॉमर्स नहीं होगा, ये कमेंस होगा, COMMENCE, कमेंस, एक ही लगेगा, कमेंस। ठीक है जी। ये भी 5 करने होंगे। ठीक है जी। तो ये एक सवाल हो गया हमारा, अनफेयर लेबर प्रैक्टिसेस बाय एम्प्लॉयर एंड बाय एम्प्लॉय। ठीक है जी। अगर किसी ने नहीं लिया है तो एक बार और दिखा दूं, जस्ट टेक द स्क्रीनशॉट, क्योंकि एक बार ये गायब हो जाएगा फिर नजर नहीं आएगा। अगर किसी ने स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो वो स्क्रीनशॉट ले ले। ठीक है। अब मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ, डिलीट मतलब काट रहा हूँ फिलहाल।
ये गया। जी देखें, अनफेयर लेबर प्रैक्टिसेस बाय द एम्प्लॉयर एंड द एम्प्लॉई, ये एक साथ आ जाता है, ठीक है जी। तो जाहिर है कि जब एक साथ आएगा तो एक साथ लिखना होगा। कभी कभी अलग अलग भी आ सकता है, अगर ये अलग अलग आएगा तो आपको वही लिखना होगा जो आया है, डेफिनेटली, सिंपल इज दैट। अच्छा, अब हम बढ़ेंगे अगले सवाल की जानिब। अगला बड़ा लंबा चौड़ा सवाल आ रहा है, बड़ा सवाल आएगा। एक्सप्लेन द प्रोविजंस रिगार्डिंग हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफ वर्कर्स। अब जो हमारा सवाल है, द क्वेश्चन इज एक्सप्लेन द प्रोविजंस रिगार्डिंग, एक्सप्लेन द, नजर आ रहा है? थोड़ा बड़ा करूं? आई थिंक थोड़ा मुझे बड़ा करना चाहिए। एक्सप्लेन द प्रोविजंस रिगार्डिंग health and safety of workers. Explain the provisions regarding health and safety of workers. देखें, मैं क्वेश्चन वाइज आपको करा रहा हूँ, जो जो सवाल मैं कराता जाऊँ चुपचाप वही याद कर लें और उसी में से आपका पेपर हो जाएगा। समझ में आ रही बात? अच्छा, इसको क्रॉस चेक कैसे किया जाए कि मैं बात सही कह रहा हूँ या नहीं? उसका तरीका ये है कि जब मैं जो सवाल कराता जाऊंगा आप फाइवर में ज़रा नज़र मारेंगे, आपको वही सवाल ज़्यादातर रिपीट होते हुए नज़र आएंगे। देखिए, इंडस्ट्रियल लॉ में स्टूडेंट्स पर ना हल्का हाथ रखा जाता है। हल्का हाथ इन द सेंस कि वही सिलेक्टेड सवाल रिपीट हो रहे होते हैं। तो जहाँ पर सेक्शन ए की तैयारी करना थोड़ा मुश्किल होता है, वहाँ पर सेक्शन जो ये है बी, इसकी तैयारी करना फिर भी थोड़ा आसान होता है, ठीक है ना जी। अभी मैंने एक सवाल करा दिया है और अभी मेरा दूसरा सवाल है। मुझे लग रहा है शहरियार आप अभी अभी आपने ज्वाइन किया है, तो ये आज का हमारा दूसरा सवाल है। एक्सप्लेन द प्रोविजंस रिगार्डिंग हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफ वर्कर्स। अच्छा, ये एक सवाल नहीं लिख दिया, ये मैंने दो लिख दिए। प्रोविजंस रिगार्डिंग हेल्थ ये एक सवाल होता है और प्रोविजन रिगार्डिंग सेफ्टी ये दूसरा सवाल होता है। ये दोनों सवाल अलग अलग आते हैं और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग भी हैं। अभी आपको मजा भी आया शायद सुनने में। पहले हम बात करेंगे हेल्थ। देखें जी, जान है तो जहान है। सर ये सेम टॉपिक है, वही चैप्टर नेम सेम है? जी, चैप्टर सेम ही है, ठीक है ना। बुक में नहीं है शायद ये। ये इंडस्ट्रियल रिलेशंस ऑर्डिनेंस में होना चाहिए। ये उसमें देखिए, और फैक्ट्रीज एक्ट में देखिए, फैक्ट्रीज एक्ट में देखिए, या इंडस्ट्रियल सर पेज नंबर 110 पे है ये। बहरहाल आगे पीछे होता है, लेकिन सवाल बहरहाल यही है। अच्छा, मैं साथ साथ अगर आपको जो है वो भी दिखाऊं गैस पेपर, तो गैस पेपर में असल में ये वाला सवाल नहीं है जो भी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, लेकिन ये भी इंपॉर्टेंट है। ये मैं रह गया था मेरे जहन से, तो मैंने यही सोचा था कि पहली क्लास में ये पढ़ा दूंगा और बच्चों को कह दूंगा कि ये दोनों सवाल जरूर याद करने हैं। प्रोविजन रिगार्डिंग हेल्थ भी याद करना है और प्रोविजन रिगार्डिंग सेफ्टी भी याद करना है, ठीक है। अब सुने जी, प्रोविजन सर रिलेटेड। ये अलग अलग सवाल है, अलग अलग सवाल है, कंबाइंड सवाल है? बेटा ये दोनों अलग अलग सवाल है, मैं पहले ही अभी बता चुका हूँ कि ये दोनों अलग अलग नहीं सवाल। तो इसमें आप जो स्क्रीन पे दिखा रहे हैं तो 7 डिफाइन हुआ भाई। ये दो साइड 60 डिफाइन हुए हैं, लेकिन ये अलग अलग से भी आए हुए हैं, यानी कि सिर्फ हेल्थ के बारे में पूछा भी अच्छा, गया है और सिर्फ सेफ्टी के बारे में भी। जब हम नीचे जाएंगे ना तो आपको ये अलग अलग नजर हाँ आएंगे। समझ जैसे गया। जैसे ये हेडिंग नजर आ रही अच्छा, है, हेल्थ ऑफ वर्कर्स लिखा हुआ है, यहाँ से हेल्थ अलग हो जाएगा और सेफ्टी फिर अलग हो जाएगा। बिल्कुल। जो अच्छा, अब हेल्थ एंड सेफ्टी क्योंकि एक ही सेक्शन के अंदर है इसलिए ये एक साथ लिखा हुआ है। द फैक्ट्रीज एक्ट डिस्कसेस टू इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट ऑफ अ वर्कर, हेल्थ कंडीशंस इन अ फैक्ट्री वेयर ही वर्क्स, सेफ्टी कंडीशंस। ओके, हेल्थ ऑफ वर्कर्स की अगर हम बात शुरू करें, हेल्थ ऑफ वर्कर्स फ्रॉम सेक्शन 13 टू 24A, ठीक है जी, ऑफ द फैक्ट्रीज एक्ट, वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ हेल्थ कंडीशंस डिस्कस्ड। द समरी ऑफ दीज कंडीशंस इज एज फॉलोज। भाई ये 12 हैं, 12 में से आपने 8 करने हैं। ये 12 पॉइंट्स नजर आ रहे हैं आपको, स्क्रीनशॉट ले लें। इन 12 पॉइंट्स में से आपने कोई से भी 8 करने हैं।
ठीक है जी। तो सबसे पहला है क्लीनलीनेस। क्लीनलीनेस का मतलब क्या होता है? सफाई सुथराई। डिस्पोजल ऑफ वेस्ट मटेरियल। अभी मैं सब एक एक करके डिफाइन करूंगा। पहले आपने देख लिया ना, क्लीनलीनेस, डिस्पोजल ऑफ वेस्ट मटेरियल, वेंटिलेशन एंड टेम्परेचर, डस्ट एंड फ्यूम्स, आर्टिफिशियल ह्यूमिडिफिकेशन, ओवरक्राउडिंग, लाइटिंग, ड्रिंकिंग वाटर, लैट्रीन्स एंड यूरिनल्स, स्पिटून्स, प्रिकॉशंस अगेंस्ट डिजीज, वैक्सीनेशन। ठीक है जी, अब हम बढ़ते हैं इनकी डिटेल में। पहले सबसे पहले ये आ गया, देखें सेक्शन 13 क्लीनलीनेस। दिस इज नंबर 1 क्लीनलीनेस। क्लीनलीनेस का क्या मतलब है जी? सफाई। जहां पर भी आपके एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं उस जगह का साफ सुथरा होना बहुत जरूरी है। वो जगह बिल्कुल नीट एंड क्लीन होनी चाहिए, वो बिल्कुल साफ सुथरी जगह होनी चाहिए। ठीक है जी। अब इसमें सेक्शन 13 क्या कहता है? डेली स्वीपिंग, रोजाना उसकी झाड़ू होनी चाहिए। वीकली वॉशिंग, हफ्ते में एक बार वो धुलना चाहिए। प्रॉपर ड्रेनेज, अगर पानी वहां पर होता है तो वो फौरन फौरन ड्रेन हो जाना चाहिए। वाइट वॉशिंग वंस इन एवरी 14 मंथ्स, हर 14 महीने में एक बार पूरा व्हाइट वॉश होगा, कलर होगा। एंड रीपेंटिंग वंस इन एवरी 5 ईयर्स, और 5 साल के अंदर एक बार जरूर उसको प्रॉपर कलर भी करना होगा। ठीक है जी। ये है क्लीनलीनेस, सफाई सुथराई का इतना ध्यान रखना है। हमारे यहाँ भारत ये नहीं होता, वो अलग बात है। पॉइंट नंबर 2 सेक्शन 14 वो क्या कह रहा है कि इफेक्टिव अरेंजमेंट्स शैल बी मेड। इसका एस गायब है। Effective arrangements shall be made in every factory for the disposal of waste and effluents. ठीक है जी। Due to the manufacturing, due to the manufacturing process carried on therein। यानी कि अब होता है क्या है कि जब कोई मैन्युफैक्चरिंग कोई चीज हो रही होती है तो वेस्ट उसका बच जाता है। जैसे फर्नीचर, फर्नीचर में क्या होता है? बुरादा होता है लकड़ी का, और ओरडा होता है, वो सब ना, वो सब डिस्पोज ऑफ होना चाहिए। अगर कोई लोहे की चीज बन रही है उसके भी बारीक जर्रात होते हैं, वो भी जो है ना, उसका क्या हल क्या है कि वो प्रॉपर उसको डिस्पोज ऑफ होना चाहिए। वेंटिलेशन एंड टेम्परेचर, सेक्शन 15 कहता है कि इफेक्टिव एंड सूटेबल प्रोविजन शेल बी मेड इन एवरी फैक्ट्री फॉर सिक्योरिंग मेंटेनिंग एवरी वर्क रूम। इसका मतलब ये वेंटिलेशन होनी चाहिए और टेम्परेचर मेंटेन रहना चाहिए। यानी कि कोई भी अगर फैक्ट्री है जहाँ पर बहुत सारे वर्कर्स अगर काम करते हैं तो वहाँ पर ये होना चाहिए कि हवा का गुजर होना चाहिए, ताकि एक जगह से अगर हवा घुस रही है तो दूसरी जगह से हवा निकलनी भी चाहिए साथ साथ, ताकि वहाँ का टेम्परेचर मेंटेन रहे। ठीक है जी। और अगर एक वो टेम्परेचर जो इंसानी जिंदगी के लिए खतरनाक हो सकता है, वो कभी भी वहाँ पर ऐसा टेम्परेचर नहीं होना चाहिए। और अगर ऐसा टेम्परेचर होगा दैट विल बी अगेंस्ट द लॉ। अगर ऐसा टेम्परेचर होता है वो कानून के खिलाफ होगा। सही है जी। इसके बाद है डस्ट एंड फ्यूम्स, गर्द और गुबार। डस्ट मतलब गर्द और फ्यूम्स मतलब होता है गुबार। तो गर्द और गुबार जहां पर है वहां पर उसका प्रॉपर मेजर होना चाहिए, उसका एग्जॉस्ट लगे हुए हो ताकि वो सब निकल जाए। ठीक है जी। क्योंकि ये अगर डस्ट एंड फ्यूम्स इंसान की बॉडी में जाता है वो दमे का मरीज हो सकता है, वो जल्दी मर सकता है। ठीक है जी, उसकी जान जा सकती है इससे। तो इसका भी प्रॉपर अरेंजमेंट्स वहां पर होना चाहिए। ठीक है जी। अच्छा, डस्ट एंड फ्यूम्स के बाद है आर्टिफिशियल ह्यूमिडिफिकेशन। मिसाल के तौर पर आर्टिफिशियल ह्यूमिडिफिकेशन कहते किसे हैं? कभी जल से जुलूसों में देखें आप तो एक बंदा होगा, वो ऐसे लकड़ी लोहे की स्टिक होगी, उसमें से पानी निकल रहा होगा, ऐसे ऐसे वो पानी फेंक रहा होता है गर्मियों में लोगों के ऊपर, ताकि वो, दिस इज कॉल्ड आर्टिफिशियल ह्यूमिडिफिकेशन। इस तरह के पंखे आते हैं, काले इतने बड़े बड़े पंखे आते हैं, उसके अंदर ना वो लगा हुआ होता है आगे पानी, और वो जरा जरा सा पानी जो है ना वो फेंक रहा होता है, जैसे स्प्रे गन से पुस 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 करके नहीं फेंकते नाई वगैरह स्पेशली। अब लड़कियों का तो पता नहीं, ब्यूटी पार्लर वाली भी ऐसे ही करती हैं या नहीं। तो वो जो होता है वो आर्टिफिशियल ह्यूमिडिफिकेशन होती है कि आप शदीद गर्मी के अंदर आबो हवा के अंदर थोड़ी सी नमी, जबरदस्ती की नमी आप डालते हैं ताकि गर्मी का जो लेवल है वो कम हो सके। स्पेशली आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री में इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री में ना बहुत ज़्यादा इश्यूज होते हैं, बहुत मुश्किल हो जाता है वहाँ पे आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री में। तो ये वहाँ पर बहुत ज़्यादा कारआमद हो सकती है ये चीज़ ना। ठीक है। आर्टिफिशियल ह्यूमिडिफिकेशन के बाद ओवर क्राउडिंग।
ओवरक्राउडिंग इज द रीजन ऑफ द स्प्रेड ऑफ द डिजीज। जहां पर ओवरक्राउडिंग होगी वहां पर जो डिजीज है ना वो स्प्रेड होना शुरू हो जाएगी। सेक्शन नहीं लिखने आसिफ भाई, सेक्शन नहीं लिखने, क्योंकि सेक्शन तो किसी के अब्बा भी याद नहीं रख सकते, तो सेक्शन आपने नहीं लिखने। कितने सेक्शन याद करेंगे भाई? 4000 सेक्शन है आपके बिजनेस लॉ के अंदर, तो नहीं याद रख सकते सर 4000 सेक्शन। वकीलों को याद नहीं होते, वो खुद किताब ऐसी नहीं रखते हैं। किसी भी वकील की ऑफिस चले जाओ, ठीक है ना, वो इतने सारे रखता है अपने पास। उसकी वजह यही होती है कि डेफिनेटली वो याद ही नहीं रख सकता इतने, तो वो बस इसी तरह काम चलाते हैं। तो नो वर्क रूम इन एनी फैक्ट्री शैल बी ओवरक्राउडेड इन एक्सटेंट इंजरियस टू हेल्थ ऑफ द वर्कर्स एम्प्लॉयड देयरइन। कोई भी ऐसा ओवर क्राउडेड नहीं होना चाहिए। इसके लिए कानून ने बताया कि अगर दो एम्प्लॉयज एक जगह काम कर रहे हैं तो दोनों के दरमियान 8 से 12 फीट का फासला होना चाहिए, ताकि अगर किसी को कोई बीमारी है तो वो बीमारी उससे दूसरे बंदे को ना लग जाए। जैसा मिसाल के तौर पर आज कोरोना वायरस आप देख रहे हैं, कोरोना कैसे फैलेगा जी? अगर दो बंदे काम कर रहे हैं और उनमें 6 फीट से कम फासला है तो डेफिनेटली वो एक दूसरे को इन्फेक्ट कर सकते हैं। दोनों में से अगर एक को है तो वो दोनों को हो जाएगा। तो इसका हल क्या है कि भाई दोनों को एक मुनासिब फासले पर रखा जाए, ताकि एक दूसरे को, दोनों को एक दूसरे से वो बीमारी ना लगे। ठीक है जी। अच्छा, एट लीस्ट 350 क्यूबिक फीट ऑफ स्पेस इन द केस ऑफ अ फैक्ट्री इन एग्जिस्टेंस ऑन द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ लेबर लॉज 1972। ठीक है जी, 350 क्यूबिक फीट डिफरेंस होना चाहिए दो एम्प्लॉयज के दरमियान। अब इसके लिए तो एक मैदान में फैक्ट्री खोलनी पड़ेगी। जाहिर है कि हमारे यहाँ डेफिनेटली ये जो है प्रॉपरली अप्लाई नहीं होता है। ठीक है ना। अच्छा, इसके बाद क्या कह रहा है? एट लीस्ट 350 क्यूबिक फीट स्पेस इन एनी केस ऑफ फैक्ट्री बिल्ड इन कमेंसमेंट ऑफ लेबर लॉज 1972। ये तो वही रिपीट नहीं हो गया। The chief inspector may, by order in writing, exempt subject to conditions as he may think fit to impose any work room from the provision of this section if he is satisfied that compliance therewith in respect of such room is not necessary for the purpose of health of the workers employed therein. इसका मतलब ये है कि एक चीफ इंस्पेक्टर होता है जो कि सिंध गवर्नमेंट हायर करती है। उस चीफ इंस्पेक्टर के पास ये राइट है कि अगर वो किसी फैक्ट्री की हालत को बेहतर समझता है तो वहां पर ये कंडीशन 350 क्यूबिक फीट की जो कंडीशन है वो उसको रिमूव भी कर सकता है। ठीक है ना, ये उसके पास राइट है कि अगर जाए। ठीक है। अच्छा, अब ओवर क्राउडिंग डेफिनेटली इसको शॉर्ट तो करना ही पड़ेगा ना, ये तो बहुत ज्यादा है। तो पढ़ते हैं, नो वर्क रूम एनी फैक्ट्री शैल बी ओवर क्राउडेड टू द एक्सटेंट इंजरीज टू द हेल्थ ऑफ द वर्कर्स ऑन द लाइंस देयरइन without prejudice to generality of the provision of the subsection 1, there shall be provided for every worker employed in a workroom. ठीक है जी। 1972 तक कर लें, इससे कम नहीं हो सकता ये। क्या करें? ठीक है। यहाँ 2 पॉइंट कर लें बस इसके, फिर भी बड़ा हो जाएगा ये। यहाँ तक कर लें, तो पूरा ही कर लें। 8 पॉइंट लिख लें टोटल आपने, उससे ज्यादा नहीं करना, क्योंकि उससे ज्यादा आपके पास वक्त ही नहीं होगा। कितने पॉइंट होगा देखते हैं। क्लीनलीनेस 1, डिस्पोजल 2, 3, 4, 5, 6, चुके ना 2 और करना बस। ड्रिंकिंग वाटर तक कर लें बस। लाइटिंग
देखें लाइटिंग की भी ना बड़ी ज़रूरत होती है। अगर लाइटिंग प्रॉपर होगी तभी आपके लिए ये पॉसिबल होगा कि आप काम कर सकें, नहीं तो अगर लाइटिंग कम होगी तो आपको ख़तरा भी है कि कोई चीज़ आपके लग जाए, आप ज़ख्मी हो जाए। प्लस आपके कम लाइटिंग में जो लोग काम करते हैं उनका अंधे होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। इसी तरह कम लाइटिंग के नुकसान और भी हैं, ठीक है जी। नींद ज़्यादा आती है, एक्टिव बंदा नहीं रह पाता, तो एक सफिशिएंट लाइट का होना बहुत ज़रूरी है। ये है पॉइंट नंबर 7। और लास्ट पॉइंट जो 8 पॉइंट्स मैंने आपको बताया करने, ड्रिंकिंग वाटर, पीने का साफ पानी होना चाहिए, ठीक है ना भाई। कोई भी आजकल आरओ प्लांट चल रहे हैं, वो लगे हुए हों वाटर डिस्पेंसर, ठीक है जी। तो ये बस कर लें, 8 पॉइंट्स आपने करने हैं। अब ये पॉइंट जो है वो यहाँ तक कर लें, ठीक है। ये तो पूरा ही करना पड़ेगा, सही है ना। तो दिस इज हाउ ये हो गया, हेल्थ से रिलेटेड जो पॉइंट थे वो कंप्लीट हो गए। नाउ वी विल गो फॉर द सेफ्टी। ये हेडिंग आगे देखें, सेफ्टी ऑफ वर्कर्स। सेफ्टी ऑफ वर्कर्स क्या है कि जान की हिफाजत। अगर सेफ्टी ऑफ वर्कर्स के जो है ना सारे मेजर्स प्रॉपर ना लिए जाएं, सेफ्टी ऑफ वर्कर्स के अगर प्रॉपर मेजर्स ना लिए जाएं, उसका नुकसान क्या होता है? उसका नुकसान ये होता है, जैसा कि हमने देखा साने बल्दिया। तो साने बल्दिया में क्या हुआ कि इमरजेंसी एग्जिट नहीं था। सेफ्टी ऑफ वर्कर्स के अंदर एक ही बड़ा इंपॉर्टेंट है कि भाई इमरजेंसी एग्जिट होना चाहिए। तो वहां पर इमरजेंसी एग्जिट नहीं था, और सिर्फ उस इमरजेंसी एग्जिट ना होने की वजह से 200 कीमती जानें चली गई, जिनमें से एक एक बंदा एक एक खानदान को पाल रहा था। एक एक बंदा एक एक खानदान को पाल रहा था, और वो सारे लुक़माए अजल बन गए। तो ये चीज़ भी बड़ी इंपॉर्टेंट है कि हमारे पास जो है ऐसा नहीं होना चाहिए। सेफ्टी मेजर्स तो लाजमी हर फैक्ट्री को जो है वो अपनाने चाहिए, और किसी भी सूरत में इसमें कोई जो है वो गुंजाइश नहीं होनी चाहिए कि भाई इसको हम ना करें, ठीक है ना। तो एक एक करके करते हैं। नंबर 1 है प्रिकॉशन अगेंस्ट फायर। प्रिकॉशन अगेंस्ट फायर मतलब कि अल्लाह ना करे अगर आग लग जाए तो उससे क्या आपके प्रिकॉशंस हैं, क्या एहतियाती तदबीर हैं। नंबर 1, आपके पास रेड वाले वो सिलेंडर्स बहुत सारे होने चाहिए, सफिशिएंट होने चाहिए। अब रेड सिलेंडर जो होता है ना, मैं आपको बताऊं, अच्छे अच्छे पढ़े लिखे लोगों को वो रेड सिलेंडर इस्तेमाल करना नहीं आता। तो ना सिर्फ वो रेड सिलेंडर होना चाहिए, बल्कि आपको लोगों को वो रेड सिलेंडर इस्तेमाल करना भी सिखाना होगा। आपको अपने लोगों को वो रेड सिलेंडर इस्तेमाल करना भी सिखाना होगा, ठीक है जी। तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, तो एक बात ये हो गई। दूसरी बात यह है कि आग जो अगर लगती है तो इमरजेंसी एग्जिट भी तो होना चाहिए। सिर्फ आग बुझाने में अगर लग जाए हम सिलेंडर से, और आग इतनी बड़ी है जी, आग तो बुझ ही नहीं रही, तो फिर वो एक भागने का रास्ता भी चाहिए ना, कि बंदा भाग जाए वहां से। भाई आग नहीं बुझ रही, हमें तो रास्ता मिले। अब मेन गेट था, अगर वहीं आग लग गई है तो अब बंदा कहाँ जाएगा? उसके पास एक रास्ता होना चाहिए जहां से वो जा सके। सैयद नूर फिर आ गए कि भाई आज का तीसरा सवाल है। हम 2 सवाल पढ़ चुके हैं इंडस्ट्रियल लॉ के, और ये आज का तीसरा सवाल है। नूर खान, आप मेरे ख्याल से लेट आए हैं जब भी आपने ये सवाल किया, इसलिए मैं कहता हूँ कि जो क्लास का टाइम है उसी में आपको आ जाना चाहिए। वी हैव स्टार्टेड एग्जैक्टली ऑन टाइम, और अभी भी बहुत सारे बच्चे जो हैं वो गायब हैं। डेफिनेटली वो तो होता ही है, ज़्यादातर बच्चे गायब, लेकिन अब वक्त नहीं है, वक्त बहुत कम है आप लोगों के पास, ठीक है ना। अच्छा खैर, प्रिकॉशंस अगेंस्ट फायर आपने सुन लिया। इसके बाद है फेंसिंग ऑफ मशीनरी। फेंसिंग ऑफ मशीनरी क्या होता है भाई? मैं आपको इसकी मिसाल देता हूँ, जब भी मैं पढ़ाता हूँ। ये आरा, एक आरा होता है, आरी का बाप जो है उसको आरा कहते हैं। आरी भी पता होगा, लकड़ी काटते हैं। अब एक लकड़ी है, बड़ी सी शीट होती है ना, बड़ी सी शीट होती है ना, उसको बीच में से 2 किया जा रहा होता है। तो एक टेबल होती है, टेबल के अंदर इतना बड़ा सा ना कटर लगा होता है, वो ऐसे 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 घूम रहा होता है, घूम रहा होता है, घूम रहा होता है, बहुत स्पीड में वो घूम रहा होता है, और बहुत ही तेज होता है वो। अब जो काट रहा होता है ना, उसको वो ऐसे पकड़ता है दोनों तरफ से लकड़ी को, और उस टेबल पे ऐसे ऐसे आहिस्ता आहिस्ता गुजारा होता है, और वो घूम घूम रहा होता है बड़ी तेजी से, वो काट रहा होता है।
लेट सपोज अल्लाह ना करे अगर उसका नट उसमें लगा होता है, अगर वो नट खुल जाए, तो अगर नट खुल जाएगा तो इतनी तेजी से वो आएगा बंदे को, और इस यहाँ से सीने में से घुस के ना वो पीछे से निकल जाएगा फौरन, इतना तेज होता है वो। यानी कि अब ऐसे होता भी है। आपको मैं बताऊं कि 80% जो कारपेंटर होते हैं उनकी उंगली नहीं होती कोई ना कोई, क्योंकि वो कट चुकी होती है। मैं अक्सर और बेशतर बहुत सारे मैं ऐसे देख चुका हूँ कारपेंटर्स कि जिनकी उंगली कट चुकी होती है, जिनकी पूरी नहीं कटी होती, तो जख्म तो जरूर लगा होता है। वाई? बिकॉज ऑफ नॉन फेंसिंग ऑफ मशीनरी। फेंसिंग ऑफ मशीनरी का मतलब है क्या? फेंसिंग ऑफ मशीनरी का मतलब ये कि उसके सारे नट बोल्ट टाइट होने चाहिए, कोई भी नट बोल्ट ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो ढीला रह गया हो, ठीक है जी, अदरवाइज ये मसला हो जाता है। सही है। अच्छा, अब फेंसिंग की एक और मिसाल देना चाहूंगा, जहाज, हवाई जहाज। अब ये जो एरोप्लेन उड़ता है ना भाई, ये जब हवा में जाने वाला होता है, जाने से पहले सिविल एविएशन अथॉरिटी एक इदारा है, आपने जरूर जरूर नाम सुना होगा। सिविल एविएशन वाले हवा में उड़ाने से पहले उसको चेक करते हैं, उसको सर्टिफिकेट देते हैं कि हाँ जी सारे नट बोल्ट टाइट हैं, इंजन सही है, हर चीज सही है, हम इसको सर्टिफाई करते हैं। उसके बाद वो जहाज चढ़ता है मैदान में, सॉरी हवा में और फिर जब वो उतरता है, उतरने के बाद फिर उसकी जो है ना मॉनिटरिंग होती है कि हाँ भाई ये आ गया है और सही आया है। फिर जब चढ़ने वाला होगा फिर उसको एक बार, यानी कि 2 बार हवा में जाने से पहले उसका मुआयना होता है, ठीक है ना। तो ये भी फेंसिंग के लिए होता है, तो मशीनरी की भी फेंसिंग होती है। मिसाल के तौर पर कंप्यूटर आप लोग इस्तेमाल करते हैं, उसके ऊपर सीपीयू ना कवर होता है, तो वो भी उसकी फेंसिंग के लिए होता है, ताकि कोई भी चीज जो है ना उसकी खुली ना रह जाए, और अल्लाह ना करे बच्चों का किसी बड़े का भी अनजाने में हाथ वाथ लग जाए तो उसका काम तमाम हो जाए। अच्छा जी, जब कोई हादसा हो तो उन पर केस कर देना चाहिए। हफ्सा आपका सवाल ले रहा हूँ मैं, आप अक्सर कहती हैं कि मेरे सर सुनते नहीं है, इसलिए तो मैंने बोला कि आपके सर सवाल का जवाब दे दूं। तो भाई बात यह है कि उन पर केस कर देना चाहिए, डेफिनेटली उन पर केस होता है, और उनसे एक्सप्लेनेशन कॉल की जाती है कि भाई जब आपने ये कहा था तो फिर ऐसा क्यों हुआ, ठीक है जी। तो उनसे जो है ना बाकायदा पूछा जाता है कि भाई ऐसा कैसे हो गया आपने, फिर वो अपनी जस्टिफिकेशन देते हैं, हमने तो सही दिया था, वो पायलट की गलती होगी, यूं होगा यूं होगा। अच्छा, वो अक्सर पता क्या होता है, अक्सर वो मरने वाले पर ही डाल दिया जाता है, क्योंकि वो तो उठकर अपने आप को जस्टिफाई नहीं कर सकता। फरीन, मेरे गेस्ट पेपर में कोई पार्टनरशिप का क्वेश्चन नहीं है, उसके बावजूद आपको करना ही होगा ना, वो तो आपने आईटीबी में पढ़ा हुआ है, तो इसलिए मैंने बोला छोड़ो यार, आईटीबी बच्चों ने पढ़ा हुआ है ऑलरेडी, वो तो बच्चों को याद ही होगा, तो उसको बस एक नज़र आपने देखना ही होगा ना खाली। अच्छा, अब फेंसिंग ऑफ मशीनरी फरवा बिल्कुल शॉर्ट करना होगा क्योंकि काफ़ी बड़ा दिया हुआ है। इसको करते हैं, पहले ऊपर चलते हैं वापसी, साथ साथ शॉर्ट करते रहे ना। सेफ्टी ऑफ वर्कर्स, ये प्रिकॉशन अगेंस्ट फायर एक, फेंसिंग ऑफ मशीनरी पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3। ना वर्क ऑन और नेयर मशीनरी इन मोशन। मशीनरी इन मोशन कौन सी मशीनरी होती है? मशीनरी इन मोशन वो होती है, बड़ी अच्छी बात याद दिला दी आपने। देखें जी, वी आर गोइंग टू हैव अ टेस्ट इन द स्टार्ट ऑफ फेब्रुअरी। फेब्रुअरी के पहले हफ्ते में संडे को आप लोग कोचिंग आएंगे एंड आप टेस्ट देंगे, ठीक है ना। फरवरी के पहले हफ्ते में ऑडिटिंग की क्लास फिजिकल करवा के उसके बाद या तो टेस्ट होगा, या तो ऑडिटिंग की क्लास नहीं होगी, और आप लोगों का टेस्ट होगा। शाहजी कॉलेजिएट वाले बच्चों से मैं मुखातिब हूँ, ठीक है जी। और मेरा जो गेस्ट पेपर मैंने आपको दे दिया उसी में से टेस्ट होगा, ठीक है। अच्छा, तो उस पर मजीद मैं इंशाल्लाह आपको डिटेल्स व्हाट्सएप कर दूंगा सबको ना। खैर अभी आगे सुने, वर्क ऑन और नियर मशीनरी इन मोशन। मशीनरी इन मोशन क्या होता है? जो मशीनरी हिल हिल कर काम कर रही होती है ना, समय आपको पता है मोशन किसे कहते हैं। अब कोई मशीनरी जब मोशन में होती है, जब कोई मशीनरी मोशन में होती है तो इट मे बी डेंजरस। मिसाल के तौर पर कटर्स होते हैं, कॉटन कटर्स होते हैं, कॉटन कटर्स ऐसे 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 घूम रहे होते हैं और वो कॉटन को काट रहे होते हैं, ठीक है जी। अब उससे दूर रहकर आपको काम करना होगा, क्यों? क्योंकि मुसलसल वो ब्लेड्स होते हैं, वो ब्लेड्स इतने खतरनाक होते हैं कि इंसान की गर्दन पर लगे तो गर्दन बिल्कुल अलग हो जाए, यानी कि द ब्लेड्स आर सो मच डेंजरस। अब ऐसे ब्लेड्स की ना कुछ सेफ्टी मेजर्स क्या है?
नंबर 1, खवातीन उसके गिर्द काम नहीं करेंगी। खवातीन का तो पता है ना आपको, खवातीन का तो दिमाग ही खराब होता है। वो तो उसको जरूर हाथ लगा के चेक करना चाहेंगे, यार अच्छा मैं देखूं तो सही ये क्या होता है इसको हाथ लगाने से, ठीक है ना। बच्चे, आपको पता है बच्चे अकल के कच्चे और मन के सच्चे होते हैं, तो उनको भी उसके करीब काम नहीं करने दिया जाता। तो बचता कौन है? सिर्फ और एक वाहिद मर्द मजलूम बच जाता है जो उसके नजदीक काम करता है। क्योंकि मर्द तो किसी को पसंद ही नहीं ना, मर्द को ऐसी खतरनाक जगहों पर डाला जाता है। आपको पता है ओ, ये भाई देखें बिला वजह के कमेंट्स करेंगे ना आप लोग तो आपको पता है। खामोश भाई, चिल, बिला वजह मैसेज नहीं करें, बता रहा हूँ। सुमैया, चालाक मर्द, कोई मर्द चालाक वालाक नहीं होते, मर्द बेचारे मजलूम होते हैं। जी जी सभी मैंने सुन लिया, सभी मैं जवाब दे रहा हूँ आपको ना। बिल्कुल लाजमी कंप्लीट हो जाएगा हमारा, ठीक है जी। और फिलहाल ये है कि मुझे मजबूरन जो है ना आपकी चैट पर पाबंदी लगानी पड़ गई है, बहुत ज़्यादा चैट की वजह से। हाँ जी, ओके। तो मैं क्या कह रहा था कि वर्क मशीनरी इन मोशन, मशीनरी इन मोशन पे बच्चों को काम करने नहीं दिया जाता, खवातीन को भी काम करने नहीं दिया जाता, बेचारा मर्द फंस जाता है, उसी को काम करने देते हैं, क्योंकि मर्द से इस मुआशरे में किसी को मोहब्बत नहीं है। कौन फंसेगा? मर्द फंसेगा, ठीक है जी। खैर आगे सुने। एम्प्लॉयमेंट ऑन डेंजरस मशीन, एम्प्लॉयमेंट ऑन डेंजरस मशीन, डेंजरस मशीन पे भी गैस करें कौन काम करेगा? गैस करें। चैट में तो आप गैस नहीं कर सकते क्योंकि मैंने बंद कर दिया, ना ही मैंने आपके माइक खोले में। लेकिन यकीनन आप सही सोच रहे होंगे, डेंजरस मशीन, जितनी भी डेंजरस मशीन है उस पर भी सिर्फ मर्द काम करेगा, औरतें और बच्चे उस पर काम नहीं करेंगी, क्योंकि उनको तो, वो तो मासूम है ना भाई। औरतें तो मासूम होती हैं बेचारी, औरतें तो बेचारी नाजुक होती हैं, मर्द बहुत मजबूत होता है, मर्द को रगड़ दो जगह पे, जहां भी मर्जी जगह मिले मर्द को रगड़ दो बस। तो वही है एम्प्लॉयमेंट ऑन डेंजरस मशीन। अ चाइल्ड और एडोलेसेंट शैल नॉट बी अलाउड टू वर्क ऑन मशीन स्पेसिफाइड एज डेंजरस बाय द प्रोविंशियल गवर्नमेंट। यानी कि वो बच्चे जो बच्चे डेंजरस मशीन पे काम नहीं करेंगे। अच्छा, खवातीन का इसमें लिखा हुआ नहीं, लेकिन खवातीन भी उस मशीन पर काम नहीं करती हैं जिसको गवर्नमेंट डिक्लेयर कर दे कि ये इट इज अ डेंजरस मशीन, ठीक है जी। कटिंग ऑफ पावर, अगर बिजली चली जाए तो जनरेटर का निज़ाम होना चाहिए। ये से कटिंग ऑफ पावर में ये है कि अगर लाइट चली जाए तो जो है वो बिजली का निज़ाम होना चाहिए, ठीक है जी। अच्छा, बाकी हेडिंग्स पूरी होंगी, आगे चलते हैं। सेल्फ एक्टिंग मशीन, सेल्फ एक्टिंग मशीन किसे कहते हैं? सेल्फ एक्टिंग मशीन होती है ऑटोमेटिक मशीन्स। अब ऑटोमेटिक मशीन्स पे जो है ना वो जब जो वो रखी जाती हैं, जो प्लेस की जाती हैं, ऑटोमेटिक मशीन जो होती है वो इस तरह से प्लेस करनी होती है कि वो कम से कम 18 इंचेस 18 ऑफ इंचेस जो है वो किसी भी दीवार से दूर होनी चाहिए। एक मशीन अगर काम कर रही है तो वो जो दीवार है उसके दरमियान जो गैप होगा दैट विल बी मिनिमम ऑफ 18 इंचेस, कम से कम 18 इंच गैप जरूर होगा, ठीक है। जिसके बाद है केसिंग ऑफ न्यू मशीनरी, जितनी भी मशीनें होंगी उनको केसिंग में रखा जाएगा, केसिंग जो कवर होता है कवर में रखा जाएगा ताकि करंट ना लगे वगैरह वगैरह। उसके बाद है कॉटन ओपनर्स, कॉटन ओपनर्स पे भी बच्चे, और ये देखें पहले ही लिखा हुआ है नाउ, नो, ये नाउ नहीं है, नो है, नो वुमेन और चाइल्ड इज अलाउड टू बी एम्प्लॉयड इन एनी पार्ट ऑफ द फैक्ट्री फॉर प्रेसिंग कॉटन इन विच अ कॉटन ओपनर इज एट वर्क। कॉटन ओपनर्स क्या होते हैं? वो भी कटर्स होते हैं, ब्लेड्स लगे होते हैं, बड़े डेंजरस और बड़े टाइट सख्त ब्लेड लगे होते हैं, वहां पर भी बच्चा और औरतें काम नहीं करेंगे, सिर्फ मर्द है जो अपनी जान हथेली पर रखकर वो काम करेगा।
ठीक है जी। फिर ये कहा जाता है कि औरत मजलूम है। अरे कहां से औरत मजलूम है भाई, कहां से? हर जगह तो मर्द को पीसा जा रहा है, फिर वो औरत को मजलूम कहा जा रहा है। ठीक है ना? यकीनन लड़के सारे मेरी इस बात से इत्तेफाक करेंगे। खवातीन का तो मैं पूछ ही नहीं रहा, खवातीन से, खवातीन को तो वैसे ही आपको पता है। ठीक है जी। अच्छा, तो कॉटन ओपनर्स पे भी यही काम करते हैं। इसके बाद है क्रेन्स एंड लिफ्टिंग मशीन, यानी क्रेन्स होती है ना, जिससे बड़े बड़े, आपने देखे होंगे जब आप हॉक्सबे वगैरह पिकनिक पर जाते हैं, यानी कि मिडिल क्लास तो सारी हॉक्सबे ही जाती है ना घूम घाम के पिकनिक पर, और कोई जगह ही नहीं है हमारे पास जाने के लिए। तो जब हम हॉक्सबे के पानी में गंदे होने जाते हैं तो हमें रास्ते में नजर आते हैं बड़े बड़े कंटेनर्स रखे होते हैं। अब उसको एक लिफ्ट के जरिए उठाया जाता है, ट्रक पे रखते हैं, अनलोडिंग अनलोडिंग लोडिंग अनलोडिंग होती है। वो भी सिर्फ आदमी काम करते हैं, खवातीन और बच्चे वहां पर काम नहीं कर सकते क्योंकि वो खतरनाक काम होता है। थोड़ा अकल का भी होता है शायद, इसलिए भी नहीं करते हैं ना, क्योंकि हम अकलमंद भी तो मर्द ही होते हैं। खैर, अच्छा जी, ठीक है जी। इसकी भी 8 ही हेडिंग्स करनी है, सही है? आई थिंक हो गई ना 8। लेट अस चेक। सेफ्टी वर्कर्स, प्रिकॉशन अगेंस्ट फायर 1, फेंसिंग 2, वर्क ऑन एयर मशीनरी 3, एम्प्लॉयमेंट 4, कटिंग पावर 5, सेल्फ एक्टिंग 6, केसिंग 7, कॉटन ओपनर्स 8, क्रेन्स एंड लिफ्टिंग 9। बस काफी है इतनी ना, ठीक है ना? 2 to 3 लाइंस पर हेडिंग आप लेंगे, क्योंकि आपको पता है लॉ बहुत ही लेंदी जो है वो सब्जेक्ट है, इसमें बहुत ज्यादा लिखना होता है। बेटा आपने मुझे कब मैसेज किया है? मेरे पास फरीन वसी, आप मुझसे कॉल करिएगा, फिर मैं आपसे बात करूंगा। अभी तो मैं क्लास ले रहा हूँ, फिर उसके बाद देख लेंगे क्या लिखा हुआ है। ओके, देखें क्लास एंड होगी तो फिर दोबारा इसी आईडी पासवर्ड से लॉगिन हो जाएगा। देखें मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ना, तो आंसर मैं आपको दिखा दिखा के पढ़ा रहा हूँ। इफ यू टॉक अबाउट स्पेसिफिकली इंडस्ट्रियल लॉ, हर सवाल इसी तरह स्क्रीन पर आपको नजर आएगा। कोई सवाल अगर नहीं होगा मैं आपको प्रोवाइड करूंगा साथ साथ, लेकिन आज जो सवाल हो जाएंगे आप वो अगले हफ्ते तक याद कर लें। ठीक है ना? ये सवाल भी हमारा हो गया। देखें जो सवाल हमारे होते जा रहे हैं आप वो तो याद करें। अगर वो याद आप करेंगे तो इसी तरह गाड़ी आगे चलेगी। ठीक है ना? अब अगली चीज मैं आपको पढ़ाऊंगा, वो भी बड़ी इंटरेस्टिंग है। हेल्थ एंड सेफ्टी के बाद बेटा किसी का वीडियो खुल गई है, फरहीन बेटा आपकी स्पेशली। अच्छा, इजर हयात खान आपकी भी। अच्छा जी, अब हम पढ़ेंगे, ये आपकी स्क्रीन पर नजर आ रहा है, स्ट्राइक एंड लॉकआउट। स्ट्राइक एंड लॉकआउट। स्ट्राइक क्या होता है? हड़ताल। लॉकआउट भी क्या होता है? हड़ताल। तो अब दोनों में फिर फर्क क्या होता है? जब दोनों ही हड़तालें हैं तो दोनों में फर्क क्या है? सर सेक्शन मेंशन करना जरूरी है, मैंने पहले ही जवाब दे चुका हूँ। नहीं सर, गेस्ट पेपर कर लें तो पेपर निकल जाएगा, जरूरी नहीं है। लॉ में जरूरी नहीं है, ईडीपी मैनेजमेंट कम्युनिकेशन में हो जाएगा। अच्छा, इसके अलावा सर आप चाहते हैं हम टेस्ट दें? हाँ भाई, मैं तो चाहता हूँ कि आप टेस्ट दें यार, ये कोई सवाल है मतलब करने का? बहुत है इतना सर, क्या बहुत है? कुछ भी बहुत नहीं है। अच्छा, अभी ये क्लास में एंड कर रहा हूँ, एंड देन यू विल हैव टू कम अगेन। ठीक है, यू विल हैव टू कम अगेन। ईडीबी का भी गेस्ट पेपर वैसे मैंने दे दिया था तंजीम